Hello everyone, welcome to my YouTube channel. मेरा नाम है मुकेश तिवारी. So today we are going to start your very first chapter of your syllabus of 11th. That's the set theory. बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का जिसका नाम है सेट थ्योरी. तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाउ दिस चैप्टर विल प्रोसीड, यानी कि ये चैप्टर किस तरह से प्रोसीड करेगा. What will be the different topics to be covered in this particular chapter means in one line we can say what will be the lecture flow. So चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट द टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स विल बी 8 हियर. इस चैप्टर में बच्चों टोटल जो लेक्चर्स होने वाले हैं हमारे वो 8 लेक्चर्स होने वाले हैं, राइट. उसके बाद बात आती है कि ड्यूरेशन की, कि हमारे जो लेक्चर्स हैं उसका क्या ड्यूरेशन रहेगा. दैट विल बी 1 hour 30 minutes मैक्सिमम. इट इज़ मैक्सिमम, राइट. यानी कि इससे ज़्यादा की लेंथ नहीं होगी हमारे लेक्चर्स की, राइट. तो आसानी से आप 1 घंटा 30 मिनट निकाल के आसानी से आप उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे. तो मैक्सिमम हमारी जो लेंथ रहेगी लेक्चर की वो रहेगी 1 hour 30 minutes. तो कोई एक आध लेक्चर हमारा 1.5 घंटे का रहेगा, बाकी लेक्चर्स जो है विद इन 1 hour रहेंगे. तो आसानी से बिना ब्रेक लिए इन वन गो आप इनको एक्सप्लोर कर पाएंगे. तो पहली चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पर टोटल जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो 8 होंगे और जो ड्यूरेशन रहेगा वो मैक्सिमम 1 hour 30 minutes, जिसमें मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स विल बी विद इन 1 hour, राइट. नाउ वी नो what will be the lecture flow of different lectures. So आइए मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में. इन लेक्चर 1 we will start with the definition of set. डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे बच्चों की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट होता क्या है, राइट. और देन आफ्टर वी विल नो द नोटेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड सेट्स. जो मैथमेटिक्स में हमारे स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं बच्चों, हम उनके स्टैंडर्ड नोटेशंस को यहाँ पे समझेंगे. देन आफ्टर वी विल नो अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. उसके बाद हम सेट्स के रिप्रेजेंटेशन पर बात करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिक्स में, अलॉन्ग विद द रिलेटिव एग्जांपल्स. और उनके साथ साथ इन कंसेप्ट को क्लैरिटी के लिए साथ साथ उनके रिलेटिव एग्जांपल्स भी यहाँ पे रखे जाएंगे. सो दिस विल बी कवर्ड इन आवर लेक्चर 1. नाउ वी मूव ऑन द लेक्चर नंबर 2. कि लेक्चर 2 में हमारा लेक्चर फ्लो क्या रहेगा. तो देखिए बच्चों यहाँ पे वी विल स्टार्ट विद द काइंड्स ऑफ सेट. आफ्टर कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स वी विल स्टार्ट विद द काइंड्स ऑफ सेट. सेट्स के काइंड्स क्या हैं, कौन कौन से सेट्स होते हैं ये जानेंगे इसमें. देन आफ्टर वी विल गो फॉर द एनालिसिस ऑफ 2 सेट्स. If 2 sets are there, then how we will analyze in 2 terms like either they are equal or equivalent sets. यानी कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2 सेट्स इक्वल कब होते हैं और इक्विवेलेंट्स कब होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, राइट. अकॉर्डिंगली वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है, तो इस लेक्चर में हम कार्डिनल नंबर भी कवर करने वाले हैं अलॉन्ग विद द रिलेटिव एग्जाम्पल्स to make the clarity of the concept, right. So this will be all in lecture 2. Now we move on the lecture number 3. In lecture number 3 we will start very important topic called subsets. After completing the all things about the sets, we will know about the subsets, कि सबसेट्स क्या होते हैं. और यहाँ से एक्चुअली आपको ग्रिप सेट में आना स्टार्ट हो जाती है कि व्हाट अबाउट द सबसेट. देन आफ्टर वी विल नो व्हाट आर द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स. कि अगर आप सबसेट्स जान चुके हैं तो आपको ये समझना होगा कि उनमें प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं बच्चों. देन आफ्टर वी विल कवर द पावर सेट. इट इज़ अ पावर सेट. वी विल नो अबाउट द पावर सेट हियर. एंड वन मोर इज हियर दैट इज द यूनिवर्सल सेट. कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है सेट थ्योरी के अंदर ये जानेंगे अलॉन्ग विद द रिलेटिव एग्जांपल्स. सो दिस ऑल विल बी कवर्ड इन द लेक्चर नंबर 3, राइट. वी मूव ऑन द लेक्चर नंबर 4. इन लेक्चर नंबर 4 दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट लेक्चर विल बी. ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, चाहे वो आपके स्कूल एग्जामिनेशन हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो किस कंसेप्ट पे होते हैं, दैट्स इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर कॉल्ड लेक्चर नंबर 4 हियर, राइट. सो व्हाट इज देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द वेन डायग्राम्स. सबसे पहले हम वेन डायग्राम्स के बारे में समझेंगे कि सेट थ्योरी के अंदर ये डायग्राम्स यानी कि वेन डायग्राम्स क्या होते हैं. देन आफ्टर दिस वन इज द टॉपिक जिसकी मैं बात कर रहा था कि सर वो कौन सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, दैट इज द ऑपरेशंस ऑन द सेट्स. We have the different operations on the sets. We will learn how they are doing. So first of all, union of sets.
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये कुछ ऑपरेशंस हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 में दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशंस, यूनियन कि यूनियन क्या होता है सेट्स का, इंटरसेक्शन क्या होता है सेट्स का, डिफरेंस कैसे किया जाता है सेट्स में, और डिफरेंस के अंदर आता है सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे होता है दो सेट्स के अंदर, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है आपका लेक्चर नंबर 4। पे योर अटेंशन एंड मेक अप योर माइंड अकॉर्डिंगली, राइट। अब आपकी बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 की, कि लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, एक ऑपरेशन यहाँ पे बाकी है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। There are the some operations, one is left there, that we will cover in this lecture number 5. This is the complement of set, and after that we will see about the applications of the cardinality on the practical problems। ये जो कार्डिनल नंबर है, ये जो कार्डिनलिटी हम सीखेंगे, पिछले लेक्चर में हम जो सीख कर आए हैं यहाँ पे, ये कार्डिनल नंबर, इस कार्डिनल नंबर का यूज़ करके हम बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, यानी कि सेट थ्योरी का बेटर एप्लीकेशन होता है हमारे डे टू डे लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें, तो ये हम देखने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। मैंने कहा ना एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस बन के आते हैं वो ऑपरेशंस पे होते हैं, ऑपरेशंस के अंदर ही ये भी कंसेप्ट आपका रहेगा, इस पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ कार्डिनलिटी ऑन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये क्या प्रॉब्लम्स है ये हम समझने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, एंड रिलेटिव एग्जाम्पल्स देयर, right? So in this way we will conclude the lecture number 5. Now we move on the lecture number 6 here. What will be the lecture number 6? So up to the lecture number 5, from lecture number 1 to lecture number 5 we will conclude the all concepts of the set theory। यानी कि एक लाइन में कह सकते हैं कि यहाँ पे set theory चैप्टर आपका कंक्लूड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, सारे आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे, कंप्लीट हो चुके होंगे। नाउ इट इज द राइट टाइम टू डू द प्रॉब्लम्स एंड द क्वेश्चंस, क्योंकि विदाउट एप्लीकेशन, बिना प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस के ये सारी चीजें आपकी बेकार होती हैं। तो वी विल स्टार्ट हियर द लेक्चर नंबर 6 फॉर द प्रॉब्लम्स ओनली। दीज थ्री लेक्चर्स आर पर्टिकुलरली, दीज थ्री लेक्चर्स आर द प्योरली डेडिकेटेड टू द क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस। सो इन लेक्चर नंबर 6 we will take some fundamental questions। So first of all we will take some basic but conceptual questions in lecture number 6 for school examinations। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम सीखेंगे करेंगे उसका स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हो उन कंसेप्ट्स का, उन क्वेश्चंस का या उनके टाइप्स का, राइट। तो लेक्चर नंबर 6 में हम फंडामेंटल क्वेश्चंस करेंगे बच्चों फॉर स्कूल एग्जामिनेशन में भी कुछ क्वेश्चंस आपको कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिल जाएं, राइट। And now these two lectures are very very important for the competitive examinations called JEE, either it is main or advanced। यहाँ पर आप उस JEE लेवल के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे बच्चों इस लेक्चर में पर्टिकुलरली, कि JEE में क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जा रहे हैं, किस तरह से पूछे जा रहे हैं, किस तरह से फ्रेम किए जा रहे हैं, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या रखनी होती है, वो आप इस लेक्चर के अंदर आप सीखेंगे। और उसके बेस पे आप अपने घर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, देन ओनली यू कैन डू सम पर्टिकुलर क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, राइट। एंड द लास्ट लेक्चर, दिस इज लेक्चर नंबर 8 पर्टिकुलरली फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ JEE। यहाँ पर आप देखेंगे वो ग्लिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कि JEE मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं JEE एग्जामिनेशंस में, देन आपको रियलाइज हो पाएगा कि अच्छा इस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, इतने डेप्थ में चीज़ों को करना पड़ेगा, इतना एनालिटिकल मैनर में चीज़ों को करना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपको यहाँ देखने को मिलेगी, राइट। सो दीज 3 लेक्चर्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ ये हमारा एप्लीकेशन पार्ट है, ये तो हमारा सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, कंसेप्चुअल पार्ट है कि यहाँ पे हम कंसेप्ट सीखते हैं कि क्या क्या होता है, बट उस कंसेप्ट को जब अप्लाई करेंगे देन ओनली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशंस, राइट। तो ये 3 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट सारे लेक्चर हैं। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करना होगा और उसके बाद हम एप्लीकेशन करेंगे। सो दिस वाज द लेक्चर फ्लो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर कॉल्ड सेट थ्योरी, राइट बच्चों। तो यहाँ पे टोटल 8 चैप्टर है यहाँ पे, राइट। उसको इस तरह से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये हमारा लेक्चर फ्लो रहने वाला है। तो इसका जल्दी से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सो दैट आपको पता रहे कि किस लेक्चर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं बच्चों। तो फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए हम लोग अगर इसको समझ चुके हैं कि हमारा क्या लेक्चर फ्लो रहेगा, तो विदाउट गेटिंग डिले वी स्टार्ट द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सेट थ्योरी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश तिवारी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस ऑफ 11th सेट थ्योरी। तो आइए समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या हमें स्टडी करना है,
व्हाट अबाउट द टर्म सेट्स, सेट थ्योरी क्या होती है? तो लेट मी इंट्रोड्यूस नाउ, राइट। तो ये जो वर्ड है बच्चों यहाँ पे सेट, इन डे टू डे लाइफ हम इस वर्ड से फेमिलियर हैं। मीन्स ये बिल्कुल भी कोई नया वर्ड नहीं है जिसे हम पहली बार सुन रहे हो बच्चों। हम अपने घरों में, अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को सेट के फॉर्म में देखते हैं या बोलते हैं या उनको समझते हैं, राइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ एग्जांपल्स दीजिए कि जिनमें आप सेट वर्ड यूज़ करते हैं, राइट, तो आप मुझे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं सेट ऑफ बुक्स, कई बार आप सेट ऑफ बुक्स बोलते हैं, समझते हैं। सेट ऑफ पेन्स, ओके, जो हमारे आपके घरों में जो फीमेल्स होती हैं, राइट, गर्ल्स होती हैं, उनका ज्वेलरी सेट होता है, ओके, ज्वेलरी सेट होता है। घरों में डिनर सेट होता है, ओके, यू कैन से सोफा सेट भी होता है, राइट। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप सेट के टर्म्स में बोलते हैं। तो हमें पहले ये समझना है कि सेट थ्योरी का मतलब क्या होता है, कि सेट का यहाँ पे मीनिंग क्या है, व्हाट अबाउट द टर्म सेट हियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो आपने मुझे बताए, राइट, इन सभी में आप सेट वर्ड यूज करते हैं। सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ पेन्स, ज्वेलरी सेट, डिनर सेट, सोफा सेट, एटसेट्रा, मेनी मोर एग्जांपल्स यू कैन गिव मी। तो अगर आप नोटिस करें ध्यान से कि जिन चीज़ों को आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं जिन वर्ड्स को, जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो ऑल दीज वर्ड्स, सोचो एक बार, what kind of idea they are dropping in our mind, all these words, कि अगर इन सारे वर्ड्स को हम देखें और समझें कि सारे वर्ड्स क्या आइडिया हमें दे रहे हैं, किस तरह का आइडिया हमें यहाँ पे बताना चाहते हैं ये, कि ये क्या होता है। सो इन वन वर्ड यू कैन से और यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज आर, either you can say set of books or set of pens, jewelry set, dinner set or sofa set or many more. They all give us the idea of collection. Make it clear now. These all are nothing but the collection of things or objects. ओके, ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई। तो एक्चुअली ये सब कलेक्शंस हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स के या कुछ थिंग्स के, जो एक तरह की होती हैं, सेम तरह की होती हैं। ये हम आगे अभी समझने वाले हैं। बट द मेन वर्ड इज हियर which is describing this word set is nothing but the collection. In all these you can say or you can understand these all are nothing but the collection of some objects or some things, right? So set theory is nothing but the collection of objects or things or maybe the numbers, mathematical numbers here, alphabets etc. तो सेट का जो मतलब है, सेट थ्योरी का जो मतलब होता है वो कलेक्शन होता है। Okay, so in one line you can understand set is nothing but a collection of the objects or things, right? So here you can write कि इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं। तो आपको आई होप एक आइडिया मिल गया होगा कि सेट थ्योरी में हम कलेक्शंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बट व्हाट काइंड ऑफ कलेक्शंस वी विल सी। डेफिनेशन, लिखिए डेफिनेशन को बच्चों, नोट करिए, फिर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, राइट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स इज कॉल्ड अ सेट। सिंपल, एक लाइन की इसकी डेफिनेशन होती है बच्चों। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स इज कॉल्ड सेट। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन। हियर द इंपॉर्टेंट टर्म इज वेल डिफाइंड। जैसा सिंपली अभी आपने समझा कि हमने कहा था कि सेट जो है वो एक कलेक्शन होता है चीज़ों का, राइट। बट जब हम प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहे हैं तब हमने बताया, लिखा अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कलेक्शन भी कुछ ऐसा नहीं कि कुछ भी कलेक्शन कर लें। कलेक्शन तो आप कैसा भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का कलेक्शन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट इज एवरी टाइप ऑफ कलेक्शन विल बी सेट? नो, नॉट एट ऑल।
इसलिए सेट की डेफिनेशन को और सेट को समझना जरूरी है। कलेक्शन तो है, बट किस तरह का कलेक्शन होना चाहिए बच्चों, ये समझना है। तो हियर इट इज रिटन दैट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी आप उसे मैथमेटिक्स में सेट कहेंगे। आप अपने डे टू डे लाइफ में, अपने घरों में, आसपास कुछ भी आप कलेक्ट कर लें और कहने लगे कि सेट है, ऐसा नहीं होता है। ओके, मेक इट वेरी क्लियर कि हर तरह का कलेक्शन सेट नहीं होता है। सेट होने के लिए उसको वेल डिफाइंड होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म वेल डिफाइंड। तो आइए समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। ओके, कि सर ये वेल डिफाइंड क्या है। दिस इज द ओनली वर्ड विच मेक क्लियर द डेफिनेशन ऑफ द सेट। इसमें समझने को केवल यही एक टर्म है वेल डिफाइंड। तो आइए इसको समझते हैं। ओके, तो हम जान चुके हैं कि सेट एक कलेक्शन होता है। तो देखिए हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझाएंगे, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कलेक्शन है। अब वो वेल डिफाइंड कैसे होगा, तो सी इफ अ गिवन कलेक्शन, ओके, अगर कोई कलेक्शन हमें दिया हो, देखिए कैसे जानेंगे कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं है, और अगर वो वेल डिफाइंड होगा तभी वो सेट होगा। इफ ए गिवन कलेक्शन, कोई एक कलेक्शन दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, एंड एन ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड टू इट। ओके, इफ वी हैव ए कलेक्शन, हमें कोई कलेक्शन दिया गया और उससे एसोसिएटेड कोई एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ओके, अंडर कंसिडरेशन, एंड इफ वी आर क्लियरली able to say about the given object whether it is a member of that collection or not the member of that collection, then the collection is called वेल डिफाइंड। ये है बच्चों डेफिनेशन इसकी। सो डियर स्टूडेंट्स, रीड इट केयरफुली कि मैंने क्या लिखा और इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमें पता है कि अभी समझ में आपको नहीं आया होगा, सो लेट अस मेक इट क्लियर थ्रू एन एग्जांपल। तो पहले समझिए मैंने लिखा क्या है। मैंने लिखा इफ ए गिवन कलेक्शन, कोई भी एक कलेक्शन हम आपको देने जा रहे हैं, अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं तो उसके थ्रू क्लियर होगा। पहले पढ़ लीजिए इसको। इफ ए गिवन कलेक्शन एंड एन ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड टू इट, दो बात है, एक कोई कलेक्शन दिएगा और उसी से एसोसिएटेड हम कोई ऑब्जेक्ट यहां पे ले रहे हैं। देन इफ वी आर क्लियरली एबल टू से अबाउट दैट गिवन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम क्लियर ये बोल सके या बता सकें क्या, कि वो ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन का वेदर इट इज मेंबर ऑफ दैट कलेक्शन और नॉट द मेंबर ऑफ दैट कलेक्शन। अगर हम एक क्लियर उस ऑब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं, मैथमेटिकली क्लियर बता सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस कलेक्शन का मेंबर है या नहीं है, इन दोनों ही केसेस में वो वेल डिफाइंड कलेक्शन बोला जाएगा, कहा जाएगा। इफ देयर इज एनी एम्बिग्युइटी, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एम्बिग्युइटी, अनसर्टेनिटी, जिसके बारे में कुछ क्लियर ना कह सके, कुछ पक्के तौर पे ना कह सके, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्युइटी। तो अगर उस ऑब्जेक्ट को लेकर कोई एम्बिग्युइटी है, पर्सन टू पर्सन ओपिनियन डिफरेंट है, देन इट इज नॉट द वेल डिफाइंड कलेक्शन। दिस इज द मीनिंग। सो मेक इट अगेन क्लियर हियर एंड रीड अगेन। इफ ए गिवन कलेक्शन एंड एन ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड टू इट, कोई एक कलेक्शन दिया और एक उसके रिस्पेक्ट में एक हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, और अब अगर हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियर ये बता सकते हैं, कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन का मेंबर होगा, या क्लियर ये बता सकते हैं कि नहीं होगा, दोनों ही केसेस में वो वेल डिफाइंड होगा। ओके, कब वेल डिफाइंड नहीं होगा,
जब मेरे मन में कोई एम्बिगिटी हो उसको लेकर कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई अनसर्टेनिटी हो, इन दैट केस दैट कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड. लेट्स मेक इट क्लियर थ्रू एन एग्जाम्पल. तो देखिए कोई एग्जाम्पल, सपोज मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट ऑफ योर क्लास. ओके, मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि दिस इज ए कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. ओके, दिस इज ए कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट मैंने बोला, एंड सपोज वी टेक एंड एक्स इज ए स्टूडेंट. ओके, और फिर मैंने इसी से एसोसिएटेड एक एक्स स्टूडेंट के बारे में बात करना चाहते. क्लास में कोई एक्स स्टूडेंट है, उसका नाम एक्स है, पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, राम श्याम मोहन. हमने माना कि कोई एक स्टूडेंट एक्स है. ओके, और एक ये रहा कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. मैंने कहा कि देयर इज द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. इज इट कलेक्शन विल बी वेल डिफाइंड? नो, नॉट एट ऑल. व्हाई? बिकॉज you cannot say clearly about this person X, this student X, whether it will be member of this collection or not. क्यों? इस स्टूडेंट को लेकर पर्सन टू पर्सन ओपिनियन डिफरेंट होगा. कुछ टीचर्स इस स्टूडेंट को गुड मानते होंगे, कुछ इसको अच्छा नहीं मानते होंगे, तो सबकी राय इस बच्चे को लेकर अलग अलग हो सकती है, ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, राइट, परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है. So we are not clearly able to say about this student X whether it will be member of this or not, कि ये स्टूडेंट इस कलेक्शन का मेंबर होगा या नहीं होगा, बिकॉज इसके बारे में कोई एक राय नहीं है, कोई एक ओपिनियन नहीं है. दिस वेरी पर्सन टू पर्सन, अलग अलग लोगों के लिए इस स्टूडेंट की अलग अलग राय हो सकती है. इन दैट केस वी कैन से नो, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज there is no criteria to define the goodness of a student. Actually this is the reason. गुड होने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है. क्लास में सारे बच्चे गुड होते, किसी को बैड नहीं कहा जा सकता, किसी को बुरा नहीं कहा जा सकता, सारे बच्चे गुड होते, तो गुडनेस को डिफाइन करने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता. दैट्स वाई दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट, दैट काइंड ऑफ कलेक्शन इज नॉट द वेल डिफाइंड. सो दिस इज नॉट ए सेट. तो ऐसा जो कलेक्शन होगा वो सेट नहीं होगा क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है. I hope it is clear. So it is not. तो लिखेंगे since there is no criteria for being a good student. गुड स्टूडेंट होने का या उसके डिफाइन होने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, राइट. सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड. So it is not well defined. Hence, it is not a set. I hope it is clear. आया होगा समझ में. तो हम इस स्टूडेंट के बारे में क्लियरली ये नहीं कह पाएंगे कि वो गुड है या नहीं है, यानी कि वो इसका मेंबर होगा या नहीं होगा. देयर शुड बी एम्बिगिटी. वहाँ पे एक एम्बिगिटी होगी, उस एम्बिगिटी की वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? हमने रीजन बताया कि गुड होने का कोई क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर कि ये बच्चा गुड क्यों है और ये बच्चा गुड क्यों नहीं है. इसलिए ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे कलेक्शन कभी भी सेट नहीं होते. नेक्स्ट एग्जांपल और क्लियर करते. सपोज दिस इज वन एग्जांपल. नंबर 2 मैंने कहा द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया. ओके, सपोज मैंने कहा दिस इज द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया. हम सब बच्चे, आप लोग तो इंटरेस्टेड होते हैं, क्रिकेट खेलते हो, जानते हो, सारे प्लेयर्स को जानते हो, सारे क्रिकेटर्स को जानते हो इंडिया के. ओके, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया. और अब मैं कोई एक नाम लेता हूँ, पर्टिकुलरली कोई एक नाम, सपोज मैंने लिया नाम विराट कोहली. इसी कलेक्शन से एसोसिएटेड आपको एक नाम यहाँ पे लेना है. सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज गिवन विराट कोहली. अगेन द सेम क्वेश्चन इज, आर वी क्लियरली एबल टू से अबाउट विराट कोहली दैट इट विल बी द मेंबर ऑफ दिस कलेक्शन और नॉट? नो, नॉट एट ऑल. अगेन द आंसर इज नो, इट इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज there is no criteria again to define the best cricketer.
देयर इज नो क्राइटेरिया। विराट कोहली को लेकर पर्सन टू पर्सन ओपिनियन डिफरेंट होगा। कुछ लोग यानी कि बहुत सारे लोग हो सकता है मानते हो कि विराट कोहली बेस्ट क्रिकेटर है, बट बहुत सारे विराट कोहली के क्रिटिक्स भी हैं जो ये जिनका मानना है कि वो उतना बेस्ट नहीं है, उतना अच्छा क्रिकेटर नहीं है, उससे अच्छे कई सारे अच्छे क्रिकेटर हैं। तो विराट कोहली को लेकर एक एम्बिग्विटी है, एक अनसर्टेनिटी है, एक राय नहीं है, राइट। So we cannot clearly able to say about the Virat Kohli that it will be the member of this collection. Reason behind it is what? Because there is no criteria for defining the best cricketer. No, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बेस्ट होने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। सभी अपना अपना एफर्ट करते, सभी बेस्ट होते हैं, सभी अच्छा खेलते, कभी अच्छे नहीं खेल पाते, डिपेंड करता है ये। तो ये पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता। तो यहाँ पर विराट कोहली को लेकर एम्बिग्विटी है कि क्या वो इस कलेक्शन का मेंबर होगा या नहीं। वी कैन नॉट से क्लियरली। मैंने कहा दो केसेस होते हैं, या तो क्लियरली आप कहें कि होगा या क्लियरली ये कह सके कि नहीं होगा। दोनों ही केसेस में वेल डिफाइंड होता है, बट यहाँ एम्बिग्विटी है। सो अगेन द सेम थिंग, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो इट इज नॉट ए सेट। तो ये भी सेट नहीं होगा बच्चों। आई होप क्लियर हो रहा होगा। सो सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स आर देयर टू मेक क्लियर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। ओके, नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ इफ आई से अनदर एग्जांपल सेइंग द कलेक्शन ऑफ, it is third example, the collection of students who scored 80% marks in maths. Okay, the collection of students who scored 80% marks in maths of class 11th. Okay, and now we take any particular name, suppose Mr. X. This is an object given. Now again the same question, can we say that this is a well defined? Yes, this is a well defined collection. So it is a set. Why? Because now we are clearly able to say about this student X whether it will be the member of this collection or not, because clearly we can say. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 80% मार्क्स इन मैथ्स। तो हमें इसके बारे में क्योंकि रिजल्ट सामने रखा है, क्लियर पता होगा कि इस बच्चे के 80% मार्क्स हैं या नहीं है। अगर इसके 80% मार्क्स हैं तो इसके कलेक्शन में होगा, अगर इसके नहीं है तो ये नहीं होगा। तो क्लियरली हम इसके बारे में बता सकेंगे कि ये इसका मेंबर है या नहीं है। दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड, इसलिए इसको वेल डिफाइंड कहते हैं। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल है वो वेल डिफाइंड है, इस तरह के जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। इट इज वेल डिफाइंड। तो बच्चों ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज ए सेट, सो इट इज अ सेट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि वेल डिफाइंड क्या होता है, किस तरह के कलेक्शंस को सेट करते। तो मैंने क्या कहा कि सेट का मतलब है कलेक्शन, बट कलेक्शन किस तरह का होना चाहिए, वेल डिफाइंड। यहां पे जो लिखा आपने डेफिनेशन में ये वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का जो मीनिंग है वो ये होता है, यू कैन रीड अगेन, अ गिवन कलेक्शन एंड एन ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड टू इट, एंड इफ वी आर क्लियरली एबल टू से अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट दैट whether it is a member of that collection or not. In the both cases we can say it is well defined. These are the examples. So through the examples I hope I could make you clear that what is the meaning of well defined. समझ आ गया होगा बच्चों। ओके, तो इस तरह के कलेक्शंस को हम सेट कहते हैं। तो दिस वाज द डेफिनेशन। तो एक लाइन की डेफिनेशन होती है सेट की बच्चों, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स इज कॉल्ड सेट। ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेट को कैसे लिखा जाता है, वी आर कमिंग ऑन दैट। हियर वी राइट अ सेट
इन कर्ली ब्रैकेट। ये नोटेशन रहेगा इसका लिखने के लिए कि सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के थ्रू लिखा जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर लाइक ए बी सी डी पी क्यू एटसेट्रा। किसी भी एक कैपिटल लेटर से आप इसको डिनोट करते हैं। ये होता है सेट को लिखने का तरीका बच्चों। क्या कहा मैंने? दो बातें। एक तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, यस इट इज स्टैंडर्ड, मैंडेटरी है कि कोई और ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। आप कहें कि हम सर इस ब्रैकेट में लिख दें, यस ब्रैकेट, नो, इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड द सेट, राइट। तो जो स्टैंडर्ड है उन्हें ही बच्चों फॉलो करना है कि एक तो सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में हमेशा लिखेंगे और दूसरी बात इनको किसी एक कैपिटल लेटर से इन्हें नॉमिनेट करते हैं, इनको नाम देते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि कोई सेट अगर मैं लिखूं द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, सपोज ये सेट मैंने लिया द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो सी हाउ वी कैन राइट, तो वी कैन राइट सपोज हम ए उसको ले लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। वी हैव टू राइट द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर एंड वी अंडरस्टैंड इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2। तो इट इज 2 4 6 8 बिकॉज लेस देन 10 इज द कंडीशन। इस तरह से सेट को लिखा जाता है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये नोटेशन होता है, इस तरह से सेट को लिखा जाता है मैथमेटिक्स में। आई होप इट इज क्लियर बच्चों। ओके, समझ में आ रहा? तो सेट में लिखने का जो ढंग है वो ये है, एक तो कर्ली ब्रैकेट हमें लिखना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर और उसको किसी एक कैपिटल लेटर से हमें डिनोट करना होता है, इधर ए बी सी डी और कोई भी एक 26 लेटर से किसी भी लेटर से हम इसको लिख सकते हैं, राइट। उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह लिखे जाते हैं, कॉमा लगाकर लिखे जाते हैं कि आपने कहा इवन नेचुरल नंबर्स हैं तो आप इनको इस तरह कॉमा लगाकर नोट करेंगे, राइट। सो दिस इज द वे टू राइट ए सेट। Any other example you can take? One more example. The set of prime numbers less than 20. Suppose you can take any other example. The set of prime numbers less than 20. Prime numbers का set. Suppose मैंने B ले लिया. Okay, write the prime numbers. You know prime numbers start from 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. So this is a set of prime numbers less than 20. तो ये तरीका होता है लिखने का। Another example you can take the set of letters of the word Allahabad Suppose we are giving this example, the set of letters of the word Allahabad. Okay, so you can write, suppose you take any C letter here, Allahabad के letters का set, तो C what are the letters of the word Allahabad? A है, L है, H है, okay, B है, D है. तो we can write the letters A, L, H, B, D. ये letters का set है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे, आपके मन में कुछ सवाल जरूर आए होंगे कि सर यहाँ तो बहुत सारे लेटर्स थे, है ना, आपने तो 1 2 3 4 5 लेटर्स ही लिखे। यस, दिस इज द थिंग हियर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लेटर्स रिपीट नहीं लिखने होते, हमको रिपीटेड लेटर्स नहीं लिखने होते, रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखने होते। अंडरस्टैंड कि अगर किसी सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, रिपीटेड नंबर्स हैं, रिपीटेड अल्फ़ाबेट्स हैं, बट हमें सेट में उनको एक बार ही लिखना होता है, राइट। इज इट क्लियर? तो इसलिए ALHBD इनफ, इतने ही इसमें एलिमेंट्स आपके आएंगे, राइट। तो ये तरीका होता है सेट्स को लिखने का। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा कि सेट का मीनिंग क्या होता है, वेल डिफाइंड क्या होता है और सेट कैसे लिखा जाता है। सो दिस इज द मीनिंग। ओके, हैव यू नोटेड दिस? वन मोर थिंग, एक और बात इसके बाद कि जब हम ये सेट लिखते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट आपको जैसे यहाँ 2 4 6 8 दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 3 5 7,
तो ये जो एलिमेंट है ये सेट ए के हैं, ये एलिमेंट सेट बी के हैं, ये एलिमेंट सेट सी के। तो इन एलिमेंट्स को लिखने का एक तरीका होता है कि कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में है, एग्जिस्ट करता है, तो उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, उसको कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं बच्चों? बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे अगर मैं इस सेट में आऊँ तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एलिमेंट 4 है, क्या देख रहे हैं 4 एक एलिमेंट जो सेट ए का है, यस। ये सेट ए में एग्जिस्ट करता है, यस। तो हाउ कैन वी राइट दिस स्टेटमेंट हियर? वी कैन राइट 4 बिलोंग्स टू सेट ए, सॉरी 4 बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इज द सिंबल। तो ये जो साइन है ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, दिस इज बिलोंग्स टू। तो इसको बिलोंग्स टू स्टडी करते, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं हम इसको, राइट। अब मैं कहूँ इसी सेट के लिए मान लो सपोज 9 बिलोंग्स टू ए, क्या 9 ए को बिलोंग कर रहा है? आप कहेंगे नो, सो वी राइट इट डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये सिंबल रहेगा डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है यहाँ पे कि जो एलिमेंट किसी सेट में होते हैं वो उस सेट को बिलोंग करते हैं। तो उसको लिखने का ढंग इस तरह से होता है कि 4 बिलोंग्स टू ए, राइट। तो आपने नोट कर लिया होगा इसका, ये सिंबल रहता है यहाँ पे, दिस इज द सिंबल, एप्सिलॉन का सिंबल होता है। इसको यहाँ पे बिलोंग्स टू बोलते हैं, रीड करते हैं 4। जैसे यहाँ पे इस सेट में अगर हम आए तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट उठा के 5 है कोई एलिमेंट, दिस बिलोंग्स टू सेट बी। मैं कहूँगी यहाँ पे 20 है, 20 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ओके। यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एक एलिमेंट यहाँ पे एल दिख रहा है, एल बिलोंग्स टू सेट सी, ओके। हम कहें यहाँ पे एम डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी, ओके। तो जो भी एलिमेंट किसी सेट में होते हैं वो उस सेट को बिलोंग करते हैं बच्चों। तो ये थ्रू आउट द चैप्टर ये टर्म हमारा यूज होगा, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया कि जो एलिमेंट किसी सेट के होते हैं उसको बिलोंग करते हैं। जो एलिमेंट किसी सेट में नहीं होता तो उसके लिए क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू। उसका सिंबल आपका ये रहेगा, ओके। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई है वो ध्यान रखिएगा कि सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीटेड नहीं होते। देयर इज नो नीड टू राइट द रिपीटेड एलिमेंट। आप चाहो तो इसको नोट करके लिख लीजिए, 2 बातें यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। नोट नंबर 1, देयर इज नो नीड टू repeat the elements in a set। पहली चीज तो ये ध्यान रखें कि किसी भी सेट में हमें एलिमेंट्स रिपीट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। ओनली वी राइट एन एलिमेंट वंस, एक बार ही लिखेंगे। दूसरी बात, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट does not matter in a set। किसी सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मींस कि कोई एलिमेंट जो आपने लिखे 2 4 6 8 आप इनको आगे पीछे करके लिख देंगे, उससे कोई सेट पे इफेक्ट नहीं आता है, ओके। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि कौन हमें पहले लिखना कौन हमें बाद में लिखना, ये इसमें मैटर नहीं करता है। हाँ, एक तरीके से अगर आप लिखना चाहो अपने हिसाब से सही तरीके से प्रॉपर वे में असेंडिंग डिसेंडिंग तो आप लिखो, बट ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो 2 बातें यहाँ पे बेसिक हैं जानने के लिए। पहली चीज़ है कि एलिमेंट रिपीट नहीं लिखते हैं और ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता है, और जो भी एलिमेंट है वो सेट को बिलोंग करते हैं, ये हमने यहाँ पे बताया। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेट। समझ में आ गया बच्चों सेट क्या होता है? तो सेट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ द थिंग्स, ऑब्जेक्ट, नंबर्स, अल्फाबेट एटसेट्रा। किन्हीं भी चीज़ों का आप सेट बोल सकते हो, सेट ऑफ रिवर्स, सेट ऑफ बर्ड्स, सेट ऑफ एनिमल्स, ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, या सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन एटसेट्रा में भी, जो ये हम आगे अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये जस्ट एक ग्लिम्स है जो मैंने अभी आपको दिखाया, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेट। आगे बढ़ो। तो यहाँ मैंने कहा अभी कि सेट को हम किसी भी एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी, जो आपका मन करे उससे एक कैपिटल लेटर से किसी सेट को हम डिनोट करते हैं। बट इन मैथमेटिक्स देयर आर सम सेट्स विच हैव स्टैंडर्ड नोटेशंस, but here in mathematics we have many sets which have a standard notation, we cannot change them।
तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ ऐसे सेट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनका एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, उन्हें हम पहले जान लें, क्योंकि उनको हम ABCD नहीं लिख सकते, उनके फिक्स हैं, वो स्टैंडर्ड है, तो वो हमें जान लेना चाहिए। सो बिफोर प्रोसीडिंग वी आर कमिंग ऑन दोज सेट्स विच आर स्टैंडर्ड। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम उन सेट्स को यहाँ पे जान लेते हैं, राइट। तो पुट द हेडिंग हियर बच्चों, सम स्टैंडर्ड सेट्स। और ये नए नहीं है, हम पहले से भी जान चुके हैं, 9th 10th में भी जब पढ़ते हैं तभी हम ये चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो एक बार हम इनको रिकॉल कर लेते हैं, दोबारा समझ लेते हैं। पर्टिकुलर चैप्टर जब सेट पढ़ रहे हैं तो उसमें आके एक बार फिर से क्या। फर्स्ट इज हियर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यस, फर्स्ट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड सेट इज हियर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दिस इज डिनोटेड बाई एन ओनली, तो इसका लेटर फिक्स है, एन से ही इसको डिनोट करते हैं, इसीलिए हम इनको बता रहे हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा कि सेट को आप किसी भी एक कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं, इसीलिए बताना ज़रूरी था कि नहीं, कुछ हमारे स्टैंडर्ड सेट्स हैं, उनके लेटर फिक्स हैं, उनके नोटेशन फिक्स हैं, राइट। और उनको समझ भी लें एक बार कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मीनिंग क्या है, उसमें क्या लिखते, कैसे लिखते। तो एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वी ऑल नो दे आर द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 डॉट। ओके, इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर। तो इस सेट को बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको हम केवल एन से ही बच्चों डिनोट करेंगे, किसी और से नहीं। बट यहाँ एक कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूजन होता है उनको कि मान लो कोई सेट किसी क्वेश्चन में दिया गया, जैसे कोई सेट लिखा 3 4 5 6 7 ऐसे, तो वो इसको एन बोल देते हैं। इट इज़ रॉन्ग, ये एन नहीं है। नो डाउट ये कुछ नेचुरल नंबर्स हैं, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो नोटेशन है वो कंप्लीट सेट के लिए है, एग्जॉस्टिव सेट के लिए है। इसमें सारी नेचुरल नंबर्स होंगी, तभी इसको सेट एन कहा जाएगा, तभी इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहा जाएगा। नॉट ए सिंगल नंबर मस्ट बी मिसिंग देयर, माइंड इट। अगर एक भी नंबर इसमें से कोई मिस कर दिया आपने, एक भी नंबर अगर इसमें से गायब है, तो देन इट इज नॉट नोटेड एज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, माइंड इट। तो ये जो हमने सेट लिखा, यस दे आर सम नेचुरल नंबर बट वी कैन नॉट राइट एज एन। ओके, इसको हम किसी भी ABCD किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। तो ध्यान रहे इन चीज़ों का कि हमें एन कब लिखना है और कब नहीं लिखना है। तो एन तभी लिखना है जब वो कंप्लीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, राइट। सेकेंड वन, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब आइए होल नंबर्स की बात करते हैं। दिस सेट इज डिनोटेड बाय W, तो फिक्स है इसका लेटर, ये W से ही अब बच्चों डिनोट होता है, राइट। तो लाइक 0 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा, इनफाइनाइट नंबर्स है, तो ये W सेट ऑफ होल नंबर्स है, हम जानते हैं। थर्ड, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, दिस इज डिनोटेड बाय आइदर I और Z। इसके लिए दो लेटर्स यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड हैं, I और Z, राइट। किसी भी एक लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो इंटीजर्स का सेट क्या होता है हम सब जानते हैं। दे आर ऑल्सो द होल नंबर्स बट नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो, लाइक -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इस तरह के सेट। ये जो सेट है, इन नंबर्स का जो सेट है, दिस वन इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर्स। यस, हम जानते हैं। ओके, ये सारे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते रहे, समझते रहे। नेक्स्ट नंबर 4, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट सेट होता है बच्चों सेट ऑफ रेशनल नंबर। अंडरस्टैंड, रेशनल नंबर पढ़ा ना हम सब ने अपने जूनियर क्लासेस में 8th 9th 10th। रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? दे आर द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, वेयर P and Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी नंबर्स हमारी रेशनल नंबर्स की कहलाती हैं। तो इसका जो नोटेशन होता है बच्चों वो Q होता है, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो Q, ऑल काइंड ऑफ दीज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P by Q, राइट। अंडरस्टैंड, वेयर P and Q
आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह तो कोई भी ऐसी नंबर्स होती हैं इसमें आपकी सारी नेचुरल नंबर, सारी होल नंबर, सारे इंटीजर्स, ये सब रेशनल नंबर्स में काउंट होते हैं, राइट। कुछ भी आप लिखेंगे -2 ये भी रेशनल नंबर है, -2/3 ये भी रेशनल नंबर है, -1/5 ये भी रेशनल नंबर है, 1/2 ये भी रेशनल नंबर, 0 भी रेशनल नंबर है, 2/3 भी रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है, 3 भी। ओके, ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, दे आर ऑल्सो काउंटेड एज रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर्स है सारी, राइट, इनका सेट है ये। इसको हम Q से डिनोट करते हैं। हमारे नोटेशंस देखते जाइए, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ बताने का। फिफ्थ आपका आता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स क्या होती है? सिंपली इन लेमन लैंग्वेज यू कैन से द इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल। ऑफ कोर्स हमारी जो रियल नंबर्स का सेट है, द सेट ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 काइंड्स ऑफ नंबर, रेशनल एंड इरेशनल। तो ये रेशनल नंबर्स आ गई, राइट। तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट है वही बच्चों इरेशनल नंबर्स होता है, इसलिए हम इसको सिम्बलाइज करते हैं QC से। इसके अंदर इरेशनल नंबर्स आती हैं। व्हाट आर दीज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ओके, जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, ये हम लोअर क्लासेस में पढ़ के आएंगे। तो ये वो सारी नंबर्स हैं जिन्हें P/Q फॉर्म में, जैसे √2, √3, √5, इस तरह की नंबर, E है, पाई है, एटसेट्रा। दीज ऑल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। तो इनका जो सेट है वो QC से डिनोट किया जाता है। ओके, एंड 6th वन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस सेट इज डिनोटेड बाई R। इसको बच्चों R से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है? दिस इज द सेट कंटेनिंग ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, Q एंड QC। तो जब दोनों को हम यहाँ पर मिला देते हैं, सभी तरह की नंबर्स इसके अंदर आ जाती हैं, रेशनल एंड इरेशनल, देन दे कंसिस्ट द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इज इट क्लियर? एंड वन मोर सेट विल बी एट लास्ट, सेट विल बी हियर, the set of complex numbers, which we will study further in our syllabus here। ये पूरा चैप्टर डेडिकेटेड चैप्टर रहेगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का। अभी सिर्फ इसका नाम ले रहे हैं कि एक और सेट है। अभी तक जो हम 10th तक बच्चे जो पढ़ के आए नंबर सिस्टम को, वो केवल रियल नंबर्स तक होता है। वी ऑल नो दैट द नंबर सिस्टम इज ओनली द रियल नंबर सिस्टम, बट अब आप जानेंगे कि रियल नंबर सिस्टम से आगे भी एक सिस्टम ऑफ नंबर्स होता है, जिन नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, राइट। तो वो हम आगे फर्दर जानेंगे। अभी सिर्फ सुन लीजिए नाम, उसको हम डिनोट करते हैं बच्चों C से, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। दिस सेट इज डिनोटेड बाई C हियर, और इसमें जो नंबर्स होते हैं बच्चों वो x + i के फॉर्म में होती हैं। ये क्या होता है इसे हम आगे समझेंगे, अभी इस पे दिमाग मत लगाइए, यहाँ पे पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर है, मजा आएगा आपको, राइट। सो दीज ऑल आर द स्टैंडर्ड सेट्स इन मैथमेटिक्स। इनके नोटेशन स्टैंडर्ड है, तो इन्हें हम चेंज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ऑल दीज। बाकी सारे सेट्स के लिए आप कोई भी लेटर असाइन कर सकते हैं, ABCDEF जो मर्जी करे वो। ये दिस इज द मीनिंग ऑफ द नोटेशन, राइट। दैट्स ऑल। तो आई होप कि ये आपने नोट कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सेट में। आफ्टर नोइंग द डेफिनेशन ऑफ सेट कि व्हाट इज द सेट हियर, सेट इज नथिंग बट ए कलेक्शन, जो हमने देखा, बट इट मस्ट बी वेल डिफाइंड। तो सर आगे इसमें क्या हमें प्रोसीड करना है? यस, वी आर कमिंग ऑन दैट। इन सेट थ्योरी आवर फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट इस सेट, कि कोई एक सेट होता है उसको किस तरह से मैथ में या मैथमेटिक्स में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो पुट द हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज हियर रिप्रेजेंटेशन। Representation of sets. How do we represent a given set? Note down, there are two types of representation. दो तरह के बच्चों रिप्रेजेंटेशन होते हैं। What are these two?
फर्स्ट वन इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, और वी कैन से टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है बच्चों उसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म, या दूसरा नाम इसका होता है टेबुलर फॉर्म। नाम याद रखिए, अभी क्लियर हो जाएगा। सेकेंड इज हियर कॉल्ड सेट बिल्डर नोटेशन, और यू कैन से सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। दूसरा जो है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने क्या कहा था कि सेट जो है हमारा एक बेसिक फंडामेंटल है, एक बेसिक टूल है पूरे मैथमेटिक्स का। आप इसको आगे रियलाइज करेंगे। तो जब आगे प्रोसीड करते हैं पूरे मैथमेटिक्स में, तो हम देखते हैं कि जो सेट्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जो लिखे जाते हैं, जो दिए जाते हैं, वो मोस्टली सेट बिल्डअप फॉर्म में दिए जाते हैं। सो बच्चों, मेकअप योर माइंड अकॉर्डिंगली कि हमें सेट बिल्डअप फॉर्म को बहुत अच्छे से समझना है, स्टडी करना उसको, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है, दोनों बातें। इसलिए मैंने पहले से बता दिया। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं सेट को लिखने के। आइदर यू कैन रिप्रेजेंट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म और यू कैन रिप्रेजेंट दिस सेट बिल्डर फॉर्म। तो द सेम सेट, इट मीन्स इट इज क्लियर, द सेम सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। एक ही सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। सो पुट अगेन द हेडिंग रोस्टर फॉर्म, कि हाउ डू वी नो द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, अभी जो सेट्स आप लिख रहे थे, जो अभी स्टार्टिंग से हम ये जो सेट आपको दिखा रहे हैं लिखकर, अभी हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड सेट लिखे बच्चों, या जो मैं पीछे एग्जांपल लिख रहा था आपको सेट के, एक्चुअली दे ऑल वर रोस्टर फॉर्म ओनली। अंडरस्टैंड? वो सारे रोस्टर फॉर्म ही थे। तो उसको कैसे डिफाइन करें हम? रोस्टर फॉर्म में क्या देखते हैं? इन रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। बस ये होता है। रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट लिस्ट करते हैं गिवन सेट के। ओके, उसमें सारे एलिमेंट हमें नजर आते हैं, दिखाई पड़ते हैं सेट के अंदर। दे आर रिटन सेपरेटेड बाय द कॉमास, जो हमने दिखाया था। तो ऐसे फॉर्म को ही रोस्टर फॉर्म कहते हैं। हियर अगेन वी कैन राइट इन रोस्टर फॉर्म, in roster form we list all the elements of a set. This is the meaning of roster form. Simple. Okay, कोई मुश्किल नहीं समझना। क्या लिखा मैंने? in roster form we list all the elements of a set, कि उस सेट के सारे एलिमेंट को हम लिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अगेन सीधा एग्जाम्पल लिया, the letters, the set of vowels of English alphabets. Okay, अगर मुझसे कहा गया कि राइट द सेट ऑफ वॉवेल्स, सो एवरीबॉडी नो कि वॉवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। यस, सो दिस इज अ सेट कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। तो ये जो सेट आपने लिखा है वॉवेल्स का, दिस इज सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सो दिस सेट इज कॉल्ड रोस्टर बिकॉज हियर वी आर लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट, वी कैन सी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ए, ई, आई, पांचों एलिमेंट हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो ऐसे फॉर्म को रोस्टर फॉर्म कहते हैं। वन मोर एग्जाम्पल यू कैन सी, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल numbers less than 20. Suppose this set was given. Okay, so you can write this set like b equal to what this is? This is the set of odd natural numbers. Odd natural numbers का set लिखना, less than 20. Start from 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. That's all. So this is the roster form. तो ये सेट जो हमने लिखा वो भी बच्चों रोस्टर फॉर्म में। आई होप समझ में आ रहा होगा कि रोस्टर फॉर्म में क्या करना होता है। रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट लिस्ट करते हैं, सारे एलिमेंट लिखते हैं, सारे एलिमेंट नजर आते हैं। दे आर रिटन सेपरेटेड बाय द कॉमास। ओके, राइट।
थर्ड वन, द सेट ऑफ द solutions of the equation x square minus 4 equal to 0. Yes, we can write, क्या लिखा मैंने, this is the set of solutions of the equation x square minus 4 equal to 0. So you can solve this equation x square minus 4 equal to 0. It is a quadratic equation. Already you studied in class 10th, 9th. So you can factorize x minus 2 into x plus 2 equal to 0. So here you can get the solution x equal to 2 minus 2. So these two are the solutions. So here you can write minus 2 comma 2. Yes. So this is the set of solutions of the equation x square minus 4 equal to, yes. So these all are the examples of roster form. I hope it is very simple to understand. Okay. कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं इसमें समझने के लिए. अब आते हैं अगले पे. Next one is set builder form. Second kind of representation is here, which is I told you already that this is very important to understand. यहाँ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ थोड़ा सा वो स्ट्रगल करते हैं इनिशियली जब वो सीखते हैं. तो मेक इट प्रैक्टिस और आपको समझ में आ जाएगा. तो दूसरा जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड भी बोल सकते हैं. सो व्हाट इज दैट? सी नाउ, इसमें क्या करते हैं सर उसमें तो आपने बता दिया कि उसमें सारे एलिमेंट लिस्ट करते हैं, बट व्हाट इन दिस? यस, इन दिस फॉर्म वी डोंट लिस्ट द एलिमेंट. इसमें एलिमेंट बिल्कुल नहीं लिखते, इसमें कोई एलिमेंट हमें नजर नहीं आता है. यस, ये इसकी खूबसूरती है. इन दिस वी डोंट लिस्ट द एलिमेंट. पहली चीज कि इस फॉर्म में हम एलिमेंट लिस्ट नहीं करते हैं. व्हाट वी राइट देन? बट ऑल्सो वी राइट अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी which is possessed by all the elements of the set. We write that. हम ये करते हैं क्या बच्चों? दोबारा पढ़ो. इन दिस फॉर्म वी डोंट लिस्ट द एलिमेंट. पहली चीज हम इसमें एलिमेंट बिल्कुल नहीं लिखते. सो व्हाट वी डू? बट ऑल्सो वी राइट, हम लिखते हैं अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी. अंडरलाइन कर लीजिए. We write a single common property which is possessed by all the elements of the set. यानी कि हम उन एलिमेंट्स की जो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है जिसको सारे एलिमेंट फॉलो करेंगे, उस प्रॉपर्टी को उस पर लिखते हैं कि किस प्रॉपर्टी के वो एलिमेंट हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल आइए समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइट, अभी जस्ट जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, मान लो वो एग्जाम्पल दोबारा थर्ड एग्जाम्पल जैसे ले रहे. सपोज एक एग्जाम्पल लिखा था -2 अभी मैंने रोस्टर फॉर्म में ये आपका एक सेट लिखा हुआ था कि एक सेट सी था विच वॉज -2, what we have to do? We have to write this set again, but not in this form. We have to write in the form where we can write the single property of these elements. यानी कि सोचो कि ये जो दो एलिमेंट है -2 and 2, रिगार्डिंग these two element what we can write. तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरह लिखा जाता है. आइए इसका पहले जनरल फॉर्म समझा देते हैं इस एग्जाम्पल को लेने से पहले कि इसको जो डेफिनेशन मैंने लिखी है उसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स दैट कि कोई भी सेट अगर मुझे लिखना, सपोज सेट है, दिस इज रिटन इन दिस फॉर्म एक्स सच दैट. यहाँ पे ये सच दैट का साइन होता है, जिस सेमीकोलन का. ऐसे कभी कभी आप लाइन भी कर सकते हो तो भी चलेगा. एक्स सच दैट. व्हाट इज एक्स हियर? एक्स इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द एलिमेंट. अब मैंने कहा ना यहाँ सारे एलिमेंट नहीं लिखते, बल्कि सारे एलिमेंट को एक्स से या किसी भी एक अल्फाबेट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. ए से, बी से, पी से, एन से, किसी भी अल्फाबेट. जनरली हम एक्स लेते हैं. ओके, दैट इज योर चॉइस. तो ऑल द एलिमेंट्स आर नाउ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ओनली. अब आगे मुझे सच दैट, अब आपको बताना कि एक्स क्या है. मीन्स ये एलिमेंट किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी अब आपको लिखना होता है दैट पी एक्स.
दिस इज द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर. तो हियर दिस px इज द प्रॉपर्टी. px यहां पे प्रॉपर्टी है. तो इस तरह से हमें सेट को लिखना होता है. इस तरह का जब फॉर्म लिखा होता है तो वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है. x such that and here is the property. Now see the example which I was taking before. c equal to -2, तो हम इसे कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, समझिए. तो हमें लिखना है x such that, यानी कि सारे एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट x है, तो x क्या है, such that x² - 4 = 0 and x belongs to real number. This will be the answer. इस तरह से लिखेंगे ये सेट बिल्डर फॉर्म. यानी कि अब आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा कि एलिमेंट्स क्या हैं, इन एलिमेंट्स को हम कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेट कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, आपको सोचना पड़ेगा मैथमेटिकली, राइट. इसीलिए मैंने कहा था कि सेट बिल्डर में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और ये शुरुआत में करना है, और उसके बाद तो आप समझने लग जाते हैं. तो -2 और 2 अभी आपने पीछे देखा क्या था, ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स थे, बस वही प्रॉपर्टी है. तो वही मैंने लिख दिया कि सी सेट इज नथिंग बट द x. ये वो एलिमेंट x है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सच दैट x² - 4 = 0. तो ऑटोमेटिकली आंसर वही मिलेगा आपको जब आप सॉल्व करेंगे. ओके, वापस आप इसको जाइए, सॉल्व करिए, x² - 4 = 0, सो यू विल गेट x = -2 and 2. यस, सेम आर द आंसर्स. अंडरस्टैंड. तो इस तरह से हमें लिखना होता है. नेक्स्ट एग्जांपल, राइट. सपोज सेट भी ले लीजिए, AEIOU, ये सेट लिखा हुआ, आपको इसे वापस से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज एलिमेंट्स, समझिए इन एलिमेंट्स को क्या है. दीज आर द वॉवेल्स. तो ये वॉवेल्स है, तो आप इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, B = x such that x is a vowel of English alphabet. तो प्रॉपर्टी वर्ड के फॉर्म में भी लिखी जाती है, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखी है. जरूरी कि हमेशा इक्वेशन के फॉर्म में प्रॉपर्टी हो, नो, इट्स नॉट द मीनिंग. आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस तरह से एक इक्वेशन या एक इनइक्वेशन या किसी तरह के एक एनालिटिकल फॉर्म में आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना होता है. मेक इट वेरी क्लियर, क्योंकि मैथमेटिकल नंबर्स होंगी. अल्फ़ाबेट का तो एग्जांपल मैंने ले लिया है समझने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल हैव द मैथमेटिकल नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, राइट. सी वन मोर एग्जांपल. सपोज एक सेट ए लिया मैंने, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okay, this is a set. So check the sets and check the element 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. We have to write this set into the set builder form. यानी कि मुझे इनको एक प्रॉपर्टी में रिलेट करना होगा. तो check the elements and understand the elements. ये क्या है, ये सारे आपको दिख रही है, क्या है ये, नजर आया आपको. यस, यू कैन से दीज आर द इवन नंबर्स. हाँ, ये भी बोल सकते हो. ये सारी नंबर्स 2 की टेबल में आती हैं, आप ये भी बोल सकते हो, राइट. सो व्हाट विल बी द प्रॉपर नोटेशन हियर, जहां पर हम एलिमेंट नहीं लिखेंगे, एक प्रॉपर्टी, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी लिखेंगे. सो वी कैन राइट, समझिए, x such that x = 2n. ये लाइन हटा दीजिए, अदरवाइज आप समझेंगे कि ये डिवाइड है. x = 2n. हम इस सारे नंबर्स को 2n लिख रहे हैं बिकॉज दे ऑल आर द मल्टीपल ऑफ 2. एक्चुअली दिख रहे हैं आपको कि नहीं, ये सारे 2 के मल्टीपल है, 2, 4, 8, 10, 12. सो x = 2n, हम इसको लिख सकते हैं x = 2n, और ये इवन नंबर भी है, तो 2n हमेशा इवन नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, 2n + 1 हमेशा ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इवन नंबर. तो इन सारी नंबर्स को हमने क्या लिख दिया, x = 2n. अब आपको ये भी बताना कि n यहाँ पे क्या आप ले रहे हैं, तो n वी आर टेकिंग हियर द नेचुरल नंबर. n इज द नेचुरल नंबर एंड द लिमिट, रेंज क्या है इसकी, n इज लेस देन और इक्वल टू 10. सॉरी, नॉट x, इट इज n. दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म हियर. सी नाउ, चेक क्या लिखा मैंने, हमने इसको इस प्रॉपर्टी में रिलेट किया, x = 2n, कि सारे एलिमेंट x जो है वो 2n है. कैसे पता चला 2n है, बिकॉज यू कैन चेक इट. वेयर n इज व्हाट, नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1. अब आप हिट एंड ट्रायल करके देखिए, नेचुरल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 से n की वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे, यू विल गेट ऑल द एलिमेंट्स.
2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 2 into 5 10, 2 into 6 12, 2 into 7 14, 2 into 8 16, 2 into 9 18 and 2 into 10 20. Getting it? So is it clear? साथ में हमें रेंज भी बतानी होती कि ये वैल्यूज आप कहाँ तक ले सकते हैं, कहाँ तक आप डाल रहे हैं ये वैल्यू। तो लास्ट एलिमेंट हमारा 20 आ रहा है, वो कब आ रहा है? जब आप n की वैल्यू 10 ले रहे हैं। तो n इज हियर लेस देन और इक्वल टू 10, मैंने लिखा n इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब n की वैल्यू 10 और उससे छोटी है, बट कौन? नेचुरल नंबर। आई होप इट इज क्लियर, अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हम सेट बिल्डअप फॉर्म लिखते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेट बिल्डअप फॉर्म। तो दो तरह के बच्चों नोटेशंस होते हैं, राइट? दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं सेट को, आइदर यू कैन राइट इन रोस्टर फॉर्म और यू कैन राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सो दीज आर सम एग्जांपल्स टू मेक इट क्लियर। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो हम इसके और भी अभी कई एग्जांपल्स आगे लेने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम इसको और क्लैरिफाई करेंगे और क्लियर करेंगे, बहुत सारे और एग्जांपल्स लेंगे, सो दैट सेट बिल्डर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में बच्चों एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या समझा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टूड कि सेट क्या होता है। जो चैप्टर का नाम है हमारा सेट थ्योरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। तो हमने कहा ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, एक कॉमन टर्म है जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। कि सेट का सिंपल मीनिंग होता है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, बट वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड क्या होता है? आज के लेक्चर में हमने समझा वेल डिफाइंड। उसके बाद हमने जाना कि कुछ स्टैंडर्ड सेट्स क्या होते हैं, राइट, जिनके अपने नोटेशन क्लियर है। देन फिर हमने आज रिप्रेजेंटेशन की बात की कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, either we can write a set in set builder form or we can write into roster form. I hope it is clear बच्चों, समझ में आया होगा। Okay, that's all.